जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिजाब पर खंडित फैसला, यानी हिंदुस्तान से लेकर के ईरान तक संपूर्ण विश्व में जो हिजाब पर रार है उसके बारे में आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू है, बट थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिससे कि हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है, जीके जीएस की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा बस उनको तैयार करना है और कोई अपना मकसद कोई बड़ा इश्यू क्रिएट करना नहीं है। ओके, तो चलिएगा आगे चलते हैं। हिजाब पर खंडित फैसला हुआ क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट में दिसंबर 2020 की बात है। कर्नाटक में कुछ महिलाएं या कुछ जो बच्चियां थी जो हिजाब पहन करके आई थी, जिनको यूनिवर्सिटी के द्वारा या एक कॉलेज के द्वारा, पीयू कॉलेज के द्वारा रोक दिया गया था। बाद में उनको कॉलेज में एंट्री देने से रोक दिया गया। तो उन बच्चियों के द्वारा, यानी जो स्टूडेंट्स थी, उनके द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुना और बाद में अपने फैसले में सरकार द्वारा जो यूनिक ड्रेस कोड लागू करने का जो सरकार का डिसीजन था उसको मान्य कर दिया और हिजाब को बैन कर दिया। उसी के अनुसरण में हम आज चर्चा करेंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी क्या क्या नजीर है और क्या क्या उन्होंने फैक्ट इशू किए हैं, या जो फैक्ट है क्या क्या जारी किए हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हिजाब का मामला क्या है, यानी हिजाब का विवाद क्या है। कर्नाटक के पीयू कॉलेज द्वारा छात्राओं को रोका गया था, जिसके अनुसरण में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और विरोध में जब याचिका दायर की गई और उन लड़कियों को रोका गया तो लड़कियां आने की जिद करने लगी, यानी जो छात्राएं थी वो कॉलेज में आने की जिद करने लगी। तो हिंदू छात्रों के द्वारा भी भगवा गमछा की शुरुआत की गई। दूसरा, तब फरवरी में सरकार द्वारा जब दोनों ही समुदायों के भीतर ऐसा लगा कि कोई धर्म युद्ध छेड़ने की आशंका हो रही है, तो सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया कि भाई निश्चित ड्रेस कोड होगा। उसके बाद साथ में इस ड्रेस कोड के फैसले के आधार पर, सरकार के फैसले के आधार पर जो छात्र थी या जो छात्राएं थी जो हिजाब के समर्थन में थी, उन लोगों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह माना कि हिजाब धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उस कोर्ट के फैसले के बाद वापस अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हमारी जो सुप्रीम जुडिशरी है या जो सबसे उच्चतम न्यायपालिका है, उनका फैसला आया है। 2 जस्टिस थे, यानी 2 जजेस की जो बेंच थी उनके द्वारा डिसाइड किया गया है। दोनों ही जजेस की अलग अलग राय है। तो किन जजेस की क्या राय है और उनके द्वारा दिए गए तर्क क्या है, हमें सिर्फ ये समझना है। देखिएगा, जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने बताया है कि जो सरकार के द्वारा जो सिविल ड्रेस कोड लागू किया गया है शिक्षण संस्थाओं में, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर सिविल ड्रेस कोड लागू किया गया है, इससे किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। दलीलें क्या दी गई है? सबसे पहले सवाल ये थे कि क्या विद्यार्थियों को अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार दिया गया है या नहीं है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के साथ राइट टू प्राइवेसी की व्याख्या किस तरह से की जाए। अगला जो सवाल था, क्या कॉलेज मैनेजमेंट यूनिफॉर्म या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा क्या जो सरकार के द्वारा दिए गए आदेश है, यानी हिजाब पर बैन लगाने का जो सरकार का, कर्नाटक की सरकार का जो आदेश था, क्या उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर सवाल था। तब श्रीमान जस्टिस हेमंत गुप्ता महोदय के द्वारा अपना डिसीजन ये सुनाया गया कि मेरे हिसाब से इन सवालों के जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है, यानी अपीलकर्ता के जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो मुस्लिम छात्राएं थी जिन्होंने हिजाब के समर्थन के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले के विरुद्ध या कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उनके खिलाफ डिसीजन देते हुए ये कहा
कि मेरे ख्याल से यानी 14 या 19, 21 और 25 का वायलेशन नहीं हो रहा है। ये जो इन्होंने आपने श्रीमान ने जो फैक्ट दिए हैं, इनको लेकर के बात कही गई कि इनके आधार पर फाइनली डिसीजन ये दिया गया कि किसी भी प्रकार से अपीलकर्ता के खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अपील हुई थी उसके खिलाफ में डिसीजन दिया। अगला जो पार्ट था, फिर भी आपने ये एंड में ये कहा कि मामले को उचित दिशा निर्देशों के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष रखा जाए। अगले जो न्यायाधीश महोदय हैं सुधांशु धूलिया जी है, इनके द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, इन्होंने कहा हिजाब पसंद से जुड़ा मामला है, कोई क्या पहनना चाहता है वो खुद तय कर ले, तो हिजाब पसंद का मामला है। हिजाब मजहब का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, यानी इस्लाम की अनिवार्य प्रथा हिजाब है या नहीं है, यह चर्चा का सवाल नहीं होना चाहिए था, यानी इस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं थी। श्रीमान के द्वारा यह डिसीजन दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले पर गलत रास्ता अपनाया, एक तरफा उन्होंने हिजाब को बैन करने का और हिजाब के बारे में यह डिसीजन करना कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह गलत किया। इनके कहने का मतलब यह था। तो कहने का मतलब है श्रीमान सुधांशु जी के अकॉर्डिंग इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी कि हिजाब अनिवार्य हिस्सा इस्लाम का है या नहीं है, यह केवल इतना था कि हिजाब अपनी पसंद से जुड़ा मामला है। दूसरा, आपके द्वारा जो सबसे बड़ी आशंका जाहिर की गई वो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की बात की गई, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो जो मुस्लिम लड़कियों के जो पक्षकार थे, जो दलील दे रहे थे, वो ये कह रहे थे, उनका ये मानना था कि सैकड़ों लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां ऐसी है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा जब हिजाब को बैन कर दिया गया तो उन सैकड़ों लड़कियों के द्वारा स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया गया, वो बिना हिजाब के स्कूल और कॉलेज नहीं जा रही है। तो शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है उससे वंचित हो रहे हैं। तो आपने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जो मेरे सोचने की जो सबसे बड़ा बिंदु है वो है मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का सवाल है कि क्या इस फैसले से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर कुछ फर्क पड़ रहा है, नकारात्मक असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दूसरा, कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिबंध हटाने के आदेश दे रहा हूं, यानी आपने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हिजाब पर बैन की वकालत की गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। आपने ये कहा कि मैंने सम्मानपूर्वक मतभेद किया है, यानी सकारात्मक विभाजन किया है, सकारात्मक मतभेद किया है, केवल अनुच्छेद 19 और 25 से संबंधित मामला था। अनुच्छेद 25 क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या है? यानी अंतःकरण की, धर्म के आचरण की और प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, तो आपने इसको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में कन्वर्ट किया है। दूसरा, हिजाब पहनना पसंद से जुड़ा मामला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो श्रीमान ने यानी आदरणीय जस्टिस सुधांशु जी धूलिया ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को रद्द कर दिया। अब आगे फैसला क्या होगा हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हिजाब का भविष्य क्या है? हिजाब का भविष्य क्या है? अब देखिएगा, हिजाब पर जो रार है न केवल हिंदुस्तान में है बल्कि ईरान तक भी इसकी आंच पहुंच गई है। बहुत से इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने हिजाब को अनिवार्य रूप से पहनने से हटा दिया है। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक फ्रांस है वगैरह है, जिनमें बुर्के को भी बैन कर दिया गया है। तो इस्लामिक कंट्रीज भी ऐसे हैं जहां पे हिजाब को साइड में कर दिया गया है। हाल ही में सहसा या महसा अमीनी की हत्या के बाद, यानी महसा अमीनी एक लड़की थी ईरान की, जिसको ईरान की सिविल पुलिस के द्वारा पकड़ दिया गया था। पकड़ने का आधार सिर्फ इतना सा था कि उन्होंने हिजाब को सही तरीके से
नहीं पहना था या वो हिजाब को सही तरीके से नहीं पहनती थी, उसके आधार पर उसको डिटेन किया गया था। डिटेंशन सेंटर में उसको टॉर्चर किया गया था, बाद में उसकी मौत हो गई। तो महसा अमीनी की मौत ईरान में एक भूकंप का झटका साबित हुई और सैकड़ों हजारों महिलाओं के द्वारा इस जो ईरान के बुर्का पहनने के और हिजाब पहनने के आदेश के खिलाफ लामबंद हो गई। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद 1981 में 1981 में हिजाब और बुर्के को अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद महसा अमीनी की हत्या ने ईरान में एक अघोषित क्रांति खड़ी कर दी है। किसके खिलाफ? हिजाब और बुर्के के खिलाफ। तो बात यहां है साथियों, सिर्फ इतनी सी बात है कि हिजाब क्या पसंद का विषय है या नहीं है, या ईरान की सरकार के अनुसार उसको थोपा जाना चाहिए कि इसका पहना जाना भी अनिवार्य है। ये है सवाल, सबसे बड़ा इशू। तो हिजाब का भविष्य क्या होगा? बात हम भारत की करें तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की अब बड़ी बेंच को जाएगा, चाहे वो 3 सदस्यीय हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। वो जो बेंच तय करेगी उसके बाद भारत में हिजाब का भविष्य तय होगा। तब तक के लिए सभी के लिए अच्छे की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।